नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल शिवांश इफेक्ट में। तो साथियों, वीडियो बनाने का कोई समय नहीं निर्धारित हो पा रहा है, तो मैं आपको इतना कह रहा हूं कि आप जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो आए तब आपको मिल जाए। तो अब मैं जितनी भी आपके टॉपिक वाइज जो भी आपका मतलब सिलेबस में है, आपकी सारी वीडियो बना के मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं और वीडियो सारी टॉपिक वाइज ही बनाऊंगा, लेकिन समय कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि बीच बीच में मुझे और भी काम करने पड़ते हैं। तो वो समय क्या होता है कि कुछ टाइम टेबल बन नहीं पा रहा है। तो वीडियो आपको सारी मिल जाएंगी, ठीक है। अब समय आ गया है हमको कड़ी मेहनत करने का, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ चुका है, ठीक है। आपका किसी ना किसी दिन एडमिट कार्ड जो है, आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो आपकी होने वाली ही है, और शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद में तुरंत आपको एग्ज़ाम के लिए 1-2 महीने के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि पेट का जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्दी होने जा रहा है। अब आप लोग देखिए कि जो है यहाँ पे मैंने एक वीडियो बना रखी है मुख्य सेविका के कार्य और मुख्य सेविका की भूमिका और उनके कर्तव्य जिम्मेदारियाँ, सारा सब कुछ एक वीडियो में है। वैसे ही ये सारी वीडियो आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो अपने फ़ोन में, ताकि जब भी वीडियो में डालूँ आपको मिल जाए। तब वीडियो आप कभी भी टाइम पे आप देख सकते हैं कि कभी भी किसी भी समय, ठीक है, वीडियो आपके पास रहेगी। अब भैया इसका PDF जो है आपको मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। और टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो पेड है, वहाँ पे आपको जो क्लास होगी उसका PDF आपको मिल जाएगा। और PDF का रेट है मात्र 359 रुपये। ये मैं सिर्फ टाइपिंग का जो मैं वहाँ पे देता हूँ वो मैं यहाँ से आपसे ले लेता हूँ, ठीक है। तो टाइपिंग का मात्र मैं आपसे ले रहा हूँ। तो ये आप ये समझिए कि एक आपका हेल्पफुल आपका रहने वाला है, ना कि 359 रुपये में आपका कोई कोर्स मिलता है, ना ही आपको कहीं से कंटेंट मिलता है। लेकिन ये सिर्फ मैंने कहा था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से सपोर्ट मिलेगी। तो अगर जिसको 359 रुपये ज़्यादा अगर लगते हो तो वो इसी वीडियो के साथ साथ अपना नोट कर सकता है। और जिसको अगर लिखने का समय बचाना है, जितने में वो लिखेगा उतने में वो PDF से पढ़ लेगा। तो वीडियो देख के आप वीडियो वॉच करिए। वीडियो वॉच करने के तुरंत बाद आपको PDF मिल जाएगी। अब PDF मिलने के बाद में आप उसको पढ़ सकते हैं, वीडियो देख के PDF पढ़ सकते हैं। तो आपका जो है समय बच जाएगा और आपको अच्छा आपकी तैयारी भी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब बता रहा हूँ कि कोई समय नहीं है, वीडियो कभी भी आपको मिल सकती है, ठीक है। और सारी मैं जितना भी सिलेबस है सबके ऊपर टॉपिक वाइज वीडियो बना दूंगा। उसके बाद में जो है MCQ क्वेश्चन, जब ये टॉपिक वाइज कंप्लीट हो जाएगा तब आपका MCQ में स्टार्ट करवाऊंगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है और वीडियो एक साथ 2 नहीं बन पा रही हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे परिवार का अर्थ एवं परिवार की विशेषताएं और उसके कार्य, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परिवार, नॉर्मली आपको मैं एक बात ये बता दूं कि परिवार क्या होता है। परिवार आप ये समझ लो कि परिवार जो है चाहे ये एक परिभाषा है, चाहे आप अपनी भाषा में, या मैं आपको अपनी भाषा में यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि परिवार, आप लोग सभी लोग परिवार में ही रहते हैं और परिवार का मतलब खूब जानते होंगे, लेकिन किताबी भाषा में इसका मतलब कुछ और होता है। आप चीज़ें रेगुलर वही करते हैं, लेकिन इसका जो है जो अर्थ होता है, इसका जो मतलब बताने का तरीका बुक में जो है या एग्जाम में क्वेश्चन में जो पूछने का तरीका है ना, वो दूसरा है। बाकी रेगुलर आप परिवार में ही रहते हैं, परिवार के हर क्रियाकलाप आपको पता है कि कहाँ पे क्या होता है, ब्लड रिलेशन, हर चीज़ आपको पता होती है। तो आप ये समझ लो कि जैसे कि किसी छत के नीचे जहाँ पे एक से अधिक लोग, एक ही रिलेशन के, एक ही ब्लड के लोग जहाँ पे रहते हैं, वहीं पे क्या होता है, आपका परिवार हो जाता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर, तो इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के, परिवार कई तरह के होते हैं, तो वो हम लोग आज में पढ़ने वाले हैं। तो पहला बात हम लोग आज जो है यहाँ पे देखने वाले हैं कि परिवार का अर्थ, हम उसकी परिभाषाएं क्या हैं, ठीक है, इसकी अवधारणाएं क्या हैं। तब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो यहाँ पे देखिए, परिवार सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। मतलब आप अगर कहीं समाज में रहते हो तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे क्या है कि परिवार वाइज ही लोग कहीं ना कहीं पे जो आपको देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये बात यहाँ पे सिद्ध होती है कि परिवार जो है वह एक सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ है, ठीक है, जिसके अंतर्गत परिवार होता है, ठीक है, जिसका व्यक्ति के जीवन में प्राथमिक महत्व है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है तो उसके जीवन में परिवार का प्राथमिक महत्व इसलिए है क्योंकि कोई व्यक्ति बिना परिवार के नहीं रहता है। अगर कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पे पैदा हुआ है तो किसी न किसी परिवार में ही पैदा हुआ होगा,
ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि परिवार सामाजिक संगठन की एक सर्वकालिक निर्माणक इकाई है, ठीक है। परिवार के द्वारा ही सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। इतनी बात आशा है कि आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग जब ये पूरा पढ़ लेंगे तो आप जो है आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद में जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, मतलब जो है ये परिवार जो है, परिवार हो या समाज हो, जाति व्यवस्था हो, विवाह हो, कुछ भी, मतलब इस दुनिया में मतलब मानव के द्वारा जो भी एक्टिविटी होती हैं, ठीक है, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, तो कहीं ना कहीं वो समाज से संबंध अवश्य रखती हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। मूल मानव में सदैव जीवित रहने की इच्छा होती है। जो इंसान होता है उसके अंदर सदैव क्या होता है कि जीवित रहने की इच्छा होती है, जिससे परिवार द्वारा पूरा किया जाता है या वह परिवार द्वारा पूरा करता है, ठीक है। ये लिखा है मेलिनोवस्की ने, ठीक है। ये क्या है, देखिए यहाँ पे मैं आपको परिभाषाएं बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले आप यहाँ पे समझ लो कि मूल मानव में सदैव जीवित रहने की इच्छा होती है, वो हमेशा चाहता है कि वो जिंदा रहे, ठीक है, जिससे परिवार द्वारा वह पूरा करता है। यानी कि वो जिंदा रहने के लिए क्या करता है, परिवार बनाता है, उसके आधार पे वो जिंदा रहता है। सपोज दैट अगर आपकी शादी हो चुकी है और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप कहीं ना कहीं, आप अगर पत्नी हैं तो आप सोचते हैं कि मेरे जिंदा रहने का आधार मेरा पति है। फिर उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब आपकी फैमिली, आपकी संतानें होती हैं, तब आपका आधार बन जाता है कि हम जो है अपने संतान के लिए जिंदा रहते हैं। या आपका पति है तो वो अपनी पत्नी के लिए, या अपनी माता पिता के लिए, या अपने बच्चों के लिए वो जिंदा रहता है। तो वो क्या होता है, कहीं ना कहीं कुल मिला के ये है कि जो है वो परिवार के द्वारा ही, परिवार की अभिलाषा में ही वो क्या रहता है, जीवित रहता है। तो यहाँ पे कहा गया है, अब यहाँ से स्टार्ट होती हैं परिभाषाएं, ठीक है। बाकी मैंने आपको जो है पूरा बता दिया है, ठीक है। देखो मेलिनोवस्की, ठीक है, कहते हैं कि परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है, ठीक है। आप बात को समझिए यहाँ पे, ठीक है। ये परिभाषाएं आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत सारी परिभाषाएं आपके सामने रख देगा और बोलेगा कि ये परिभाषा किस वैज्ञानिक की या किस समाजशास्त्री की या किस समाजशास्त्री की ये परिभाषा है। तो यहाँ पे आप नाम नोट कर सकते हैं, ठीक है। मेलिनोवस्की ये कहते हैं कि परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लेके आया है। अब इसमें कोई चीज़ समझाने वाली नहीं है, ये परिभाषाएं हैं, इनको आप आराम से चाहें तो नोट कर सकते हैं, चाहें तो इनका PDF आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे एल्मर एक हैं, एल्मर एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने क्या लिखा है अपनी पुस्तक में, ये लिखते हैं, एल्मर जो है ये अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली में लिखते हैं कि फैमिली शब्द का उद्गम लैटिन शब्द फैमुलस से हुआ है, जो एक ऐसा समूह के लिए प्रयुक्त हुआ है जिसमें माता पिता, बच्चे, नौकर व दास हों। मतलब एल्मर अपनी पुस्तक में कहते हैं, पुस्तक का नाम है सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये उस पुस्तक में कहते हैं कि जो ये मतलब फैमिली शब्द है, ये लैटिन भाषा जो होती है उसमें जो शब्द होते हैं फैमुलस, उससे इसका जो है उद्गम हुआ है, ठीक है। मतलब ये वहाँ से निकल के आया है और ये उसमें कहते हैं कि परिवार एक ऐसा समूह, मतलब परिवार के लिए ऐसे समूह का प्रयुक्त हुआ है जिसमें माता पिता, बच्चे व नौकर दास हों। कहने का इनके मतलब ये है कि परिवार एक ऐसा समूह होता है जिनमें जो है माता पिता, बच्चे व दास यानी कि नौकर वगैरह जो होते हैं वो हों, तो उनके हिसाब से वो क्या हो जाता है, एक परिवार हो जाता है। अगला जो है, अब हम लोग पढ़ते हैं, दो हमने आपको परिभाषाएं बता दी। अब यहाँ पे आता है कि परिवार क्या होता है। परिवार एक ऐसी संस्था है जिसकी परिभाषा ऐसे नहीं दी जा सकती है जो सभी देश कालों के परिवारों के लिए सही हो। मतलब कहने का मतलब ये भी यहाँ पे सही है कि परिवार एक ऐसी संस्था है जिसकी परिभाषा ऐसे नहीं दी जा सकती है जो सभी देश कालों के परिवारों के लिए सही हो। यानी कि परिवार, देखिए कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि अभी आपको आगे देखने को मिलेगा कि परिवार मतलब क्या होते हैं और अलग अलग देशों में इनका क्या मतलब होता है और अन्य अन्य कालों में इनका क्या मतलब रहा है। यानी कि काल का मतलब होता है समय, ठीक है। तो
क्या इनका मतलब रहा है। हर जगह पे जो है कहीं ना कहीं प्रक्रिया अलग होती है। तो इसका मुख्य कारण यह है कि परिवार के रूप में एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में बदलते रहते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि परिवार एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में बदलते रहते हैं। यानी कहने का मतलब है अगर परिवार जो होता है वो कहीं ना कहीं जो है इसकी जो सांस्कृतिक होती हैं, जो अपना परिवार का जो संस्कार होते हैं या इनकी जो मतलब रहन सहन का जो तरीका होता है, हर समय पे, हर काल में, हर संस्कृति में क्या होता है, बदलता रहता है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि इसकी परिभाषा देना या इसका मतलब समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अलग अलग देशों में यहाँ पे जो है अलग अलग तरीके से परिवार की परिभाषाएं हैं, परिवार के मतलब हैं, अलग अलग कालों में परिवार के मतलब अलग हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली भाषा में जो था वो इस समय जो चल रहा है वो आपको ऊपर बता दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं कहीं पर क्या होता है, कहीं पर एक विवाह प्रथा मान्य है। यानी कि कहीं पर एक विवाह प्रथा मान्य है। एग्जाम्पल के लिए अपना भारत सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे इसके लिए एग्जाम्पल हो जाता है, क्योंकि अपने भारत में कानून से लेकर सामाजिक व्यवस्था तक एक ऐसा नियम बना दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक विवाह प्रथा मान्य है। कानून कहता है कि अगर आपकी एक पत्नी जीवित है, भले वो आपसे अलग रह रही हो, अगर आपकी एक पत्नी जिंदा है तो उसके जीवित रहते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। और वही हमारा समाज भी कहता है कि अगर आप एक पत्नी के रहते हुए किसी और पत्नी से कोई संबंध रखते हैं या शादी करने की कोशिश करते हैं या उससे शादी कर लेते हैं तो आप अपराधी माने जाएंगे, समाज में भी और कानून में भी। ठीक है, तो ये हो जाता है कि कहीं ऐसी ऐसी मान्यताएं हैं जहाँ पे एक विवाह जो है मान्य होता है, तो ये अपना भारत है। तो कहीं पर बहुविवाह की मान्यता होती है। इसके लिए बहुत से देश ऐसे हैं जो आप लोग फॉरेन कंट्री में आप लोग देख सकते हैं कि जो है वहाँ पे क्या होता है कि मतलब बहुत बड़े बड़े देश ऐसे पड़े हैं जो विकसित देश हैं। वहाँ पे क्या होता है कि पैसों के लिए शादियाँ होती हैं, एक से अधिक शादियाँ लोग कर लेते हैं। तो वहाँ पे एक विवाह मान्य नहीं होता है। वहाँ पे आप जो है कई विवाह कर सकते हैं। ठीक है, तो कई विवाह कर सकते हैं। इसका एक मतलब और है, इसका एक मतलब ये है, आप कहीं मत जाइए, अपने भारत में ही देख लीजिए। ठीक है, अपने भारत में भी एक धर्म है जो मुस्लिम धर्म है। ठीक है, इन लोगों में भी एक विवाह से अलावा आप कई विवाह मतलब जो है कहा जाता है, मैंने भी सुना है कि 7 विवाह तक यहाँ पे क्या होते हैं, इनके लोग सामाजिक रूप से ये लोग 7 विवाह तक मान्य करते हैं। लेकिन इस समय प्रक्रिया बल्दी है या वहीं पे रुकी हुई है, इस चीज़ की जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि वे मुस्लिम समुदाय में क्या होता है कि एक से अधिक शादियाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, आपने दोनों एग्जाम्पल आपने भारत में ही देख लिए। तो 2 परिवार ये हो गए, एक परिवार एक वो हो गया जो कि केवल एक विवाह को मान्यता देता है, एक परिवार वो हो गया जो एक से अधिक जो है शादियों को मान्यता देता है। ठीक है, अब ये हो गया एक विवाह और बहुविवाह का प्रभाव परिवार पर पड़ता है। बिल्कुल पड़ेगा, परिवार पे इस प्रकार से पड़ता है कि माना कि आपके पिता एक हैं। ठीक है, आप इकलौते हैं, आपने एक शादी की, आपके बच्चे हुए। ठीक है, तो आपका परिवार हो गया। फिर आपने दूसरी शादी की, उसके भी बच्चे हो गए। फिर वो जो अब क्या यहाँ पे आप परिवारों पे तो इफेक्ट पड़ने वाला ही है। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि इससे क्या होता है कि बहुविवाह से जो है परिवारों पे प्रभाव पड़ता है। इन्हीं सब बातों को दृष्टि में रखते हुए डनलप महोदय ने, ये एक जो है डनलप महोदय हैं अर्थशास्त्री, आपके ये समाजशास्त्री हैं, इन्होंने कहा है कि परिवार की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं दी जा सकती है। ठीक है, अब आप ये यहाँ पे इन उत्तरों से आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है परिवार को साधारणतया। ठीक है, परिवार को साधारणतया एक ऐसे समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे पाए जाते हैं। ठीक है, ये एकदम करेक्ट चीज़ है। परिवार को एक ऐसे मतलब शब्दों के साथ या वाक्यों के साथ मतलब परिभाषित किया जा सकता है कि जहाँ पे उनके माता पिता हों और बच्चे हों और नौकर दास हों, वही क्या हो जाएगा, परिवार हो जाएगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपने एक परिभाषा लिख दी, वही परिभाषा हर जगह पे मान्य नहीं होगी, वो हर जगह पे बदलती रहेगी। इसीलिए एक जो है एक परिभाषा में परिवार को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हर जगह के, हर धर्म के, हर देश के, हर समय के नियम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहा गया है कि परिवार को साधारणतया किसी एक ऐसे समूह से रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे पाए जाते हैं तथा इनमें से इन बच्चों की देखरेख तथा पत्नी के अधिकार व कर्तव्यों का समावेश होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने इन बातों को समझ लिया। अब परिवार की परिभाषाएं हम लोग
पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर से एक बार, मैकाइवर व पेज के अनुसार, ये मैकाइवर, आप ये सब जो है क्या है, आपके समाजशास्त्री हैं। ठीक है, तो इनके अनुसार उन्होंने सारे इन लोगों ने अपनी परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं, वो परिभाषाएं हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि या जो मैकाइवर ने क्या लिखा है यहाँ पे, परिवार निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। इन्होंने अपने शब्दों में क्या कहा है कि मैकाइवर का मतलब ये है, परिवार एक निश्चित यौन संबंध, आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि परिवार एक निश्चित यौन संबंध, ठीक है, यौन संबंध की क्रिया जो है संतान उत्पन्न की होती है। ठीक है, आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। परिवार एक निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों को जनन यानी कि जन्म देने एवं उनके लालन पालन, उनका पोषण करने के लिए व्यवस्था करता है। इनके अनुसार ये कहते हैं। ठीक है, अब अगले हमारे अर्थ आ जाते हैं एक और, लूसी मेयर, इनके अनुसार परिवार की परिभाषा क्या है ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं। परिवार एक गृहस्थ समूह है। क्या है? परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। इसके मूल दंपत्ति और उसकी संतान रहती है, यानी कि इसके मूल दंपत्ति और उसकी संतान रहती है। कहने का मतलब ये है कि परिवार एक गृहावस्था समूह है, यानी कि एक गृहावस्था में जो लोग रहते हैं उनका एक समूह है जिसमें देखिए माता पिता और उनकी संतानें, उनके बच्चे साथ साथ रहते हैं। इसके मूल दंपत्ति और उनकी संतानें यानी कि मूल दंपत्ति यानी कि एक कपल हो गया, आपके माता पिता हो गए और आपके मतलब उनके बच्चे हो गए। इनके अनुसार ये इनकी परिभाषा हो गई। अगली परिभाषा हम लोग और पढ़ते हैं, ये है किंग्सले डेविस। ठीक है, इनके अनुसार परिवार की परिभाषा क्या है? परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें सगोत्रता के संबंध होते हैं और जो इस प्रकार एक दूसरे के संबंधी होते हैं। ठीक है, मतलब परिवार एक ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें सगोत्रता के संबंध होते हैं, गोत्र वगैरह और सगोत्रता के संबंध होते हैं और वो एक दूसरे के संबंधी है, यानी कि परिवारी समझ लो या जो है रिश्तेदार समझ लो, वो क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं। उसके बाद में और आ जाता है यहाँ पे एक परिभाषा और है, वो है बर्गेस व ब्लॉक के अनुसार क्या है? परिवार व्यक्तियों के उस समूह का नाम है जिसमें वे विवाह, रक्त या दत्तक संबंध से संबंधित होकर एक गृहस्थी का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं समझा दूं, परिवार व्यक्तियों का उस समूह को बोलते हैं इनके अनुसार बर्गेस व लॉक के अनुसार, मतलब परिवार व्यक्तियों के उस समूह का नाम है जिसमें विवाह यानी कि शादियाँ, रक्त या दत्तक संबंध, दत्तक मतलब ये होता है कि दत्तक का जहाँ पे अर्थ गोद लेना भी होता है, तो ये मतलब रक्त का संबंध हो, विवाह का संबंध हो और जो है किसी ने अगर कोई वहाँ पे बच्चा ऐसा रहता है जिसको आपने अपना लिया हो, ठीक है, आपके पोता पोती या मतलब परिवार में तो बहुत लोग होते हैं। ठीक है, संबंध से संबंधित होकर एक गृहस्थ का निर्माण करता है एवं एक दूसरे पर स्त्री पुरुष, माता पिता, पिता पुत्री, भाई बहन इत्यादि के रूप में प्रभाव डालते हैं व अंतः क्रिया करते हुए एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब एक और परिभाषा आ जाती है, बहुत सी परिभाषाएं मैंने यहाँ पे ली हैं, ये परिभाषाएं एग्जाम में आ सकती हैं। जब हम परिवार के बारे में सोचते हैं तो हमारे समक्ष एक ऐसी कम या अधिक स्थायी सीमित का चित्र आता है जिसमें पति एवं पत्नी अपने बच्चों के साथ या बिना बच्चों के भी रहते हैं। ठीक है, या एक ऐसे अकेले पुरुष या अकेली स्त्री की कल्पना आती है जो अपने बच्चों के साथ रहते हैं। परिवार को एक सीमित मानते हुए आग्रमन और निमकॉफ ने इसे विभिन्न लिंग व्यक्तियों के बीच होने वाले समझौतों के परिणाम स्वरूप संतानों उत्पत्ति की सामाजिक वैधता के रूप में स्पष्ट किया है। परिवार तब भी परिवार होता है जब उसमें बच्चे नहीं होते हैं या अकेली माताओं अथवा अकेले पिता के साथ बच्चे सहित भी परिवार ही है। मतलब कहने का मतलब ये है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि जहाँ एक ऐसी छत जहाँ पर एक से अधिक लोग रहते हैं, चाहे वो पति पत्नी हो, ठीक है, वो भी परिवार है, या उनके बच्चे हैं वो भी परिवार है, उनके दास वगैरह हैं, ठीक है, या उन्होंने जिसको गोद लिया है, ठीक है, या
ऐसा कोई सगा संबंधी या ब्लड रिलेशन का उनके साथ रहता है जो उनके परिवार से संबंध रखता है, वो भी क्या है, परिवार है। अब परिवार का मतलब यहाँ पे आप लोगों ने बहुत परिभाषाओं में समझा है, एक यौन संबंध बना के बच्चों को जन्म देना, उनका लालन पोषण करना, उनका पालन करना, ठीक है। ये सब बातें क्या हैं, ये सब परिवार में ही आपको मैंने इतनी परिभाषाएं आपको बताई हैं, आप जो है समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाता है कि उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हुआ है कि परिवार जैविकीय संबंधों पर आधारित होता है, एक सामाजिक समूह है जिसमें माता पिता और उनकी संतानें होती हैं, जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के लिए भोजन यानी कि उनका खाना, प्रजनन, बच्चे पैदा करना, यौन संतुष्टि यानी कि जो है यौन संतुष्टि का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे, यौन संतुष्टि समाजीकरण संबंधी आवश्यकताओं की करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ये मत भूलना, अगर आपसे परिवार में ये पूछ लिया जाए, ठीक है, तो ये भी एक परिवार की ही जो है बहुत सी परिभाषाएं मैंने आपको इसीलिए दिखाई हैं क्योंकि आप समझ जाएं कि ये भी एक परिवार का जो है भैया मतलब भाग होता है, यौन संतुष्टि, ठीक है, और प्रजनन यानी कि बच्चे पैदा करना। बाकी आप लोग ये समझ चुके होंगे, ठीक है, कि यौन संतुष्टि भी जो है परिवार का ही एक भाग के अंतर्गत आता है। आप शुरू करते हैं हम लोग इस प्रकार। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा परिवार किसे कहते हैं, परिवार किन किन लोगों से मिलकर बनता है, परिवार में क्या क्या होता है, परिवार कैसे मतलब बनता है या उसमें क्या किस वजह से, यानी कि मैंने आपको बताया कि यौन संतुष्टि हो गई, आपका यौन संतुष्टि हो गई, यौन संबंध हो गए आपका, और आपका प्रजनन हो गया, बच्चों की देखरेख हो गया, बच्चे पैदा करना हो गया, उनका लालन पालन, भोजन की व्यवस्था करना, एक छत के नीचे एक से अधिक लोग या 2 लोग या बच्चे सहित माता पिता या केवल माता पिता या केवल पति पत्नी, ये सब क्या है परिवार के जो हैं अंग हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है, इस प्रकार परिवार के निम्नलिखित 5 तत्वों का उल्लेख किया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं आगे की। परिवार के क्या हैं, परिवार के 5 तत्वों का उल्लेख किया जा सकता है, ठीक है। तो ऊपर मैंने जो आपको बताया वो क्या है, परिवार के सारे तत्व हैं। अब यहाँ पे उनको एक एक करके हम लोग जो है फिर पढ़ लेते हैं। स्त्री पुरुष का यौन संबंध, ठीक है, क्या है, परिवार का एक तत्व है। मेटिंग रिलेशनशिप, ठीक है, मेटिंग रिलेशनशिप और यौन संबंधों को विधि पूर्वक स्वीकार करना। ऐसा नहीं है, यौन संबंध का मतलब ये नहीं है कि किसी की मर्जी के खिलाफ आप उससे संबंध स्थापित कर रहे हैं तो बना रहे हैं तो परिवार की श्रेणी में आ जाएगा, ये नहीं आ जाएगा। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि क्या मतलब केवल संबंध बनाना, किसी व्यक्ति के इच्छा अनुसार संबंध बनाना, तो मतलब आपकी शादी होती है और आप पति पत्नी हो, आप यौन संबंध अगर बना रहे हो तो परिवार की श्रेणी में आता है। लेकिन आप किसी की मर्जी के बगैर, ठीक है, अगर किसी के साथ जो है संबंध बनाते हो, विधि पूर्वक स्वीकार किया जाता है परिवार में, ठीक है। आप किसी राह चलते व्यक्ति के साथ अगर आप कोई ऐसा संबंध बनाते हो तो वो परिवार की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। 2 हो गए आपके। तीसरा तत्व यह है कि संतानों की वंश व्यवस्था, यानी कि संतानों की वंश व्यवस्था का मतलब आप समझ चुके होंगे कि संतानों में वंश व्यवस्था मतलब आप हुए, आपके लड़के हुए, आपके लड़के के लड़के हुए, उनके लड़के के लड़के हुए, यानी कि आपका वंश आगे बढ़ता जा रहा है, ये भी एक परिवार का तत्व है। सहनिवास मतलब जो है चाइल्ड एंड रियरिंग, जो है मतलब निवास, सह निवास। आप ये समझिए कि जो है आपको मतलब एक साथ में रहना भी होगा, ठीक है, आपको सह निवास भी इसका क्या है, एक जो है परिवार का तत्व होता है। अब आ जाता है परिवार की विशेषताएं, ठीक है। तो आपको मैंने 5 ऊपर तत्व बताए, वो 5 तत्व आप जो है पढ़ लेंगे। आपसे एग्जाम्पल में, आपसे क्वेश्चन में 4 तत्व रख के पूछ देगा, एक अलग रख देगा, उसमें बोलेगा कि इसमें से कौन सा परिवार का तत्व नहीं है, तब आप फंस जाएंगे। इसीलिए आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। परिवार की विशेषताएं क्या होती हैं, तो अब हम आपको बताते हैं परिवार की विशेषताएं। देखिए परिवार की विशेषताएं क्या होती हैं। सार्वभौमिकता, ठीक है, परिवार एक सार्वभौमिक इकाई है। परिवार हर समाज, हर काल, देश व परिस्थितियों में पाए जाते हैं, यानी कि कहीं भी ऐसा कोई देश नहीं रहा है, ना है वर्तमान में, ना भूत में, ना भविष्य में होगा,
ना कभी कोई ऐसा समय रहा होगा जहाँ पर परिवार ना रहा हो, क्योंकि परिवार के बिना मनुष्य नहीं पैदा हो सकता है। अगर आप पृथ्वी पे पैदा हुए हैं तो आप परिवार से ही पैदा हुए हैं, आपको किसी माता पिता ने ही पैदा किया है। आप मतलब किसी भी तरह से आप सोच के देख सकते हैं कि परिवार के बिना इंसान का जीवन असंभव है, ठीक है, वो नहीं पृथ्वी पर आ सकता है। तो यहाँ पे आ गया आपका परिवार एक सार्वभौमिक इकाई है। परिवार हर समाज, हर काल यानी कि समय, हर देश परिस्थितियों में पाए जाते हैं, भले ही वो अलग अलग उनकी अवधारणाएं हों, उनके विचारधाराएं, उनका सोच, उनकी मानसिकता, उनकी संस्कृति भले ही अलग हो, लेकिन परिवार तो पाए ही जाते हैं, ठीक है। इनका स्वरूप कुछ भी हो, वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, यानी कि इनका स्वरूप कुछ भी हो, समाज का इतिहास ही परिवार का इतिहास रहा है, क्योंकि जब से मानव का जन्म इस धरती पर हुआ है तब से ही परिवार रहा है। बिना परिवार के मानव धरती पर जन्म नहीं ले सकता है, चाहे उससे पहले उसका स्वरूप भले ही कुछ रहा हो। मतलब कहने का मतलब ये है, पहले, अब देखिए क्या होता था कि पहले मानव इतना विकसित नहीं था, ठीक है, प्राचीन काल में। तो स्वरूप का मतलब ये है कि पहले भले ही लोग एक दूसरे को मतलब उनसे संबंध बनाते हों, उनके बच्चे जो पैदा होते हैं वो भले ही उनसे अलग हो जाते हों, या कोई उनकी ऐसी कोई स्थिति रहती हो जो इस समय ना है, लेकिन वो आखिर पैदा तो एक माता पिता से ही हुए हैं ना, परिवार से हुए हैं। तो मतलब कुछ भी रहा हो, लेकिन स्वरूप भले ही अलग रहा हो, लेकिन क्या है कि वो परिवार तो हमेशा रहा है। तो परिवार का जो मैंने आपको बताया, परिवार की विशेषताएं क्या हैं, तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। पहली आपकी हो गई सार्वभौमिकता, और दूसरी आपका हो गया, मतलब सार्वभौमिकता का मतलब ये है कि सबसे पहले परिवार ही आपका है, तभी आप पैदा हुए हो, वरना आप पैदा नहीं होते, ठीक है। दूसरा आ जाता है भावात्मक आधार। परिवार का आधार व्यक्ति की भावनाएं हैं, ठीक है। भावात्मक यानी कि आपके अंदर जो भावनाएं पैदा होती हैं वो, तो मतलब यहाँ से परिवार के बारे में, मतलब भावात्मक जो आधार होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। परिवार का आधार व्यक्ति की भावनाएं हैं, यानी कि परिवार का जो आधार है, यानी कि परिवार का जो आधार है वो व्यक्ति की भावनाएं हैं, ठीक है। आदमी परिवार के साथ, भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है, जिनकी पूर्ति के लिए उसने परिवार का निर्माण किया है। यानी कि परिवार की जो भावनाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए जो है उसने उसका निर्माण किया है, जैसे वात्सल्य, यौन सहयोग और सहानुभूति, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो इनका मतलब आप सभी लोग समझ सकते हैं, समझ रहे होंगे, ठीक है। एक साथ रहना, खेलना, हंसना, बोलना, यौन संबंध बनाना, एक दूसरे का सहयोग करना, ठीक है, एक दूसरे के साथ सहानुभूति से रहना इत्यादि, ये भावनाएं परिवार के आधार पर ही उत्पन्न होती हैं, ठीक है। और दूसरा आपका आ गया है सृजनात्मक परिवार। सृजनात्मक परिवार अब क्या होता है, सृजनात्मक, ये आपका तीसरा जो है आपका आधार है। व्यक्ति परिवार में ही जन्म लेता है, यानी कि आपका जो सृजन होगा वो क्या होगा, परिवार से ही होगा ना, और परिवार में उसकी मृत्यु हो जाती है। आप परिवार में ही, हम और आप परिवार में ही पैदा होते हैं, और आप परिवार में ही ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, मर जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, आपकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए परिवार पर रचनात्मक प्रभाव डालता है। जिस प्रकार का परिवार होगा उसी प्रकार व्यक्तियों के विचार, दृष्टिकोण निर्मित होंगे। मिट्टी के बर्तन के समान बच्चों के भविष्य का निर्माण परिवार में ही होता है, ठीक है। जैसे मिट्टी के बर्तन जो है घर में बनाए जाते हैं, उसी तरीके से जो है बच्चों के भविष्य का जो निर्माण, आप जो भविष्य बनाते हो, उनको पढ़ा लिखा के उज्जवल भविष्य की कामना करते हो, आप घर में ही करते हो ना, ठीक है, परिवार में ही करते हो ना। अब आ जाता है आपका सीमित आकार। चूंकि परिवार के अंतर्गत केवल वे ही व्यक्ति आते हैं जो वास्तविक या काल्पनिक रक्त संबंध से होते हैं। आपको मैं ये सब बातें पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। इसके लिए अन्य संगठनों की अपेक्षा इसका आकार सीमित होता है। किसी भी परिवार में 200-400 सदस्य नहीं होते हैं, मतलब जो है किसी भी परिवार में 200-400 सदस्य नहीं होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं होता है कि किसी परिवार में 200-400 लोग हों, ठीक है। अब क्या हो गया,
ऐसा थोड़ी है कि कोई 2-4 तो लोग एक साथ थोड़ी रह सकते हैं। तो अलग अलग भले ही वो खंडों में बटे हुए हों, और फिर आखिर जो है खंडों में भले ही बटे हुए हों, लेकिन जो है आपको एक साथ नहीं दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, किसी भी परिवार में 200-400 व्यक्ति एक सदस्य नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे बच्चे बड़े होते गए उनका विवाह होता गया, फलस्वरूप उन्होंने अलग परिवार बसाना शुरू कर दिया। कहने का मतलब ये है कि आपका एक बहुत बड़ा परिवार है। ठीक है, आपके 15-20 पीढ़ियाँ आपकी एक साथ ही रहती आ रही हैं, लेकिन फिर भी आप ये समझिए कि अब वो लोग एक साथ रह रहे होंगे, नहीं रहते होंगे। कहीं ना कहीं एक बच्चे की शादी हुई तो उसने अलग बसा लिया, ये अलग परिवार हो गया, दूसरे का अलग हो गया, तीसरे का अलग हो गया। ऐसे पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ लोगों को अपने पिछले, इतना बड़ा परिवार हो जाता है कि लोग पिछले लोगों को भूल जाते हैं। कि आज आपको ये नहीं पता होगा कि आपके मतलब दादा परदादा के दादा परदादा कौन है, कहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा सकता है कि किसी परिवार में 2 से 4 तो लोग नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तब ये आपका हो गया। लेकिन परिवार खंडों में भले ही बटा हो, लेकिन एक साथ नहीं रहता है। इसीलिए इसी तरह परिवार का आकार सीमित होता जाता है, यानी कि परिवार एक सीमा में होता जाता है। आज संतति निरोध द्वारा पारिवारिक आकार को और सीमित बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। यानी कि गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि भैया अगर आपके 2 बच्चे हैं तभी आपको सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। ये योजना राजस्थान में लागू है। आप राजस्थान का अगर फॉर्म भरेंगे तब आप तभी फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप मैरिड हैं, जब आपके 2 बच्चे होंगे, अगर आप 2 बच्चों से ऊपर हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो क्या हो रहा है, परिवार को सीमित बनाने का कार्य किया जा रहा है। नसबंदी हो गई, आपका गर्भ निरोधक गोलियां हो गई, आपके पुरुषों के जो उनको मतलब समझाते हैं लोग कि जो है भैया 2 बच्चे ही रखिए, आप गवर्नमेंट भी बोलती है महिलाओं को भी। तो ये क्या है, सब परिवार को सीमित करने के कार्य किए जा रहे हैं। अब आ जाता है आपका सामाजिक संरचना में केंद्र की स्थिति। मतलब सामाजिक संरचना में केंद्र की स्थिति, परिवार सामाजिक संरचना का केंद्र बिंदु है। ठीक है, परिवार जो है, अगर परिवार ना हो, ठीक है, तब समाज क्या है, नहीं हो सकता है। परिवार ना हो तो समाज नहीं हो सकता है। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे पारिवारिक सामाजिक संरचना का केंद्र बिंदु है, जिसके आधार पर समाज की अन्य समस्त इकाइयों का सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। परिवार के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। समाज का छोटा स्वरूप परिवार और परिवार का छोटा रूप परिवार और परिवार का विस्तृत रूप समाज है। कहने का मतलब है समाज का छोटा रूप। ठीक है, समाज का छोटा रूप, अगर समाज मान लीजिए ये सब पूरे परिवार बसे हुए हैं, यहाँ वहाँ ये सब परिवार बसे हुए हैं, तब ये क्या है, एक जो है ये समाज का एक ये जो अलग, यानी कि परिवार का मतलब समाज का सबसे छोटा रूप क्या हो जाएगा, ये परिवार हो जाएगा। लेकिन इन सबको मिला के यहाँ पे क्या हो जाएगा, समाज हो जाएगा। तो आप इन बातों को समझ गए होंगे, आशा है। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं। सदस्यों का उत्तरदायित्व, जो परिवार के सदस्य होते हैं उनका उत्तरदायित्व क्या होता है। परिवार का आकार सीमित होता है, लेकिन सदस्यों का उत्तरदायित्व असीमित होता है। ठीक है, जबकि एक संगठन कृत्रिम है, इसके लिए उनके सदस्यों की जिम्मेदारियां सीमित हैं। प्राथमिक समूह होने के नाते परिवार में इसके सदस्यों की जिम्मेदारी और कार्य बढ़ जाते हैं। परिवार में व्यक्ति को हर कार्य अपना समझकर करना पड़ता है। आप नहीं समझ पाए होंगे तो बताइए, मैं समझा दूं इसको। चलिए एक बार फिर से। परिवार का आकार सीमित होता है। ठीक है, परिवार का आकार जो होता है सीमित होता है। आप 4 भाई हो तो चारों भाई के परिवार अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आकार सीमित हो गया। लेकिन सदस्यों का उत्तरदायित्व असीमित होता है, यानी कि सदस्य जो हैं परिवार में उनका उत्तरदायित्व असीमित होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। जबकि अन्य संगठन कृत्रिम हैं। कृत्रिम का मतलब होता है बने हुए, जबकि अन्य जो संगठन हैं वो कृत्रिम है, इसलिए उनके सदस्यों की जिम्मेदारियां सीमित हो जाती हैं। उसके बाद में प्राथमिक समूह होने के नाते परिवार में इसके सदस्यों की जिम्मेदारी और कार्य बढ़ जाते हैं। जबकि प्राथमिक समूह होने के नाते परिवार क्या होता है, प्राथमिक समूह होने के नाते जो है इसमें जो सदस्य होते हैं उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। और क्या होता है, परिवार के व्यक्तियों को हर कार्य अपना समझकर करना पड़ता है।
आशा है कि आप समझ गए होंगे। अब आ जाता है परिवार नियंत्रण, यानी कि परिवार नियंत्रण कैसे होता है। परिवार सामाजिक नियंत्रण की एक उचित विधि है। परिवार सामाजिक नियंत्रण की एक उचित विधि है, यानी कि जब आप परिवार में ही रोक लगाएंगे तभी क्या होगा, देश में जनसंख्या बढ़ना रुकेगी। ठीक है, इस समय भारत की हालत जनसंख्या के मामले में बहुत बुरी चल रही है। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट इसको कम करना चाह रही है। इस कारण परिवार व्यक्तियों के व्यवहारों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखता है। ठीक है, परिवार सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन है और उसके बाद में जिसके द्वारा व्यक्ति वास्तविक रूप से नियंत्रित रहते हैं। परिवार क्या है, परिवार में ही जो है, अगर आपका परिवार क्या है, परिवार सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन है और इसके ही द्वारा व्यक्ति जो है वास्तविक रूप से नियंत्रित रहते हैं। उसके बाद में आ जाता है यहाँ पे आपका परिवार की स्थायी और अस्थायी प्रकृति। परिवार की प्रकृति स्थायी और अस्थायी दोनों हैं। क्यों है? ठीक है, एक तो परिवार की जो है प्रकृति वो स्थायी होती है, दूसरी क्या होती है, अस्थायी होती है। क्यों होती है, क्या होती है, आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, परिवार स्त्री पुरुष का एक संगठन है, सभी को पता है। अगर परिवार को हम एक सीमित के रूप में लेते हैं, ठीक है, इसकी प्रकृति अस्थायी है। ठीक है, परिवार को अगर हम सीमित रूप में लेते हैं तो इसकी प्रकृति क्या है, अस्थायी है। क्योंकि जैसे ही परिवार का कोई सदस्य अलग हुआ, ठीक है, जैसे ही परिवार का कोई सदस्य अलग हुआ, ठीक है, या उसकी मृत्यु हो गई तो सीमित क्या है, नष्ट हो जाएगी। अब आप यहाँ पे बात समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि परिवार की जो प्राकृतिक है वो अस्थायी क्यों है। जैसे मान लीजिए जैसे ये मान लीजिए, एक मिनट, जैसे माना परिवार एक अस्थायी है। ठीक है, क्यों है ये समझ लीजिए। परिवार है, 5-6 लोग रह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्या आप ये कह सकते हो कि ये स्थायी लोग हमेशा इसमें रहेंगे? नहीं रहेंगे। इसमें से एक की शादी हो गई, उसने अपना अलग बसा लिया, परिवार का एक आदमी कम पड़ गया, एक व्यक्ति परिवार में एक्सपायर हो गया, एक व्यक्ति कम पड़ गया। ठीक है, या किसी तरह से कोई व्यक्ति अगर परिवार से अलग होता है तो क्या परिवार में पूरे लोग रहेंगे स्थायी रूप से? नहीं रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आपका जो है इसकी प्रकृति क्या है, अस्थायी है। अब दूसरी बात कर लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद परिवार स्थायी है क्योंकि परिवार एक संस्था है जो कृत्रिम नहीं है बल्कि वास्तविक है। ठीक है, जिनका आधार मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां हैं जो कभी नष्ट नहीं करती हैं। ठीक है, इतनी बात मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे परिवार है। ठीक है, यहाँ पे 5-6 लोग रहते हैं। ठीक है, इनमें से लोग घटते रहेंगे। परिवार, इसका हम मानेंगे कि परिवार जब लोग घट रहे हैं तो परिवार अस्थायी हो गया। लेकिन क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए 5 लोग रह रहे थे और यहाँ से 3 लोग निकल गए, किसी कारणवश वो अलग हो गए या एक्सपायर हो गए या कुछ भी हो गया, लेकिन 2 लोग तो यहाँ पे रह गए। ये 2 लोग तो यहीं पे रह रहे हैं ना, तो इसी की वजह से ये क्या हो गया, ये अस्थायी भी है और अस्थायी भी है। ठीक है, हम लोग इसको इस भाषा में पढ़ सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए इसको हम बता दें कि परिवार जो है वो तो अस्थायी है, मतलब स्थायी है। ठीक है, लेकिन परिवार के जो सदस्य हैं, ठीक है, वो स्थायी नहीं है, वो अस्थायी हैं। अब वो जाके कहीं अगर अलग परिवार बना लें तो क्या हो जाएगा, उनका एक अलग परिवार हो जाएगा। और ये भी परिवार स्थायी भी है और अस्थायी भी दोनों हैं। ठीक है, तो इनकी प्रकृति क्या होती है, अस्थायी और स्थायी दोनों हो जाती है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं परिवार के प्रकार। परिवार के प्रकार, मानव समाज में वैसे विभिन्न प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, लेकिन सुविधा की दृष्टि से परिवार को 6 आधारों, यानी कि परिवार के जो आधार हैं वो 6 के आधारों पे सत्ता, वंश, उत्तराधिकार, निवास स्थान, विवाह तथा सदस्यों संख्या का आकार पर विभाजित किया जा सकता है। परिवार के आधार 6 हो गए। मैं आपको बता दूं, चाहे इसको मैं मतलब
ऐसे भी बता सकता हूँ, लेकिन चलिए मैं आपको इसको विस्तार में बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग ऐसे समझ नहीं पाओगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं सत्ता की, ठीक है। वैसे मैं उसको शॉर्ट में बता सकता था और आप लोग समझ भी सकते थे, लेकिन मैं आपको पूरा विस्तार से बताता हूँ। सत्ता या वंश, उत्तराधिकार, निवास स्थान के आधार पर परिवार के दो भेद हैं, ठीक है। मैंने आपको 6 बता दिए थे वहाँ पे, 6 भेद, ठीक है। सत्ता, वंश, ठीक है, और उत्तराधिकार, निवास स्थान के आधार पर, ठीक है। इनके आधार पर आपके 2 भेद हो गए, वैसे आपके 6 हो गए, ठीक है। 6 आपके हो गए। पहला आपका सत्ता हो गया, वंश हो गया, उत्तराधिकार, निवास स्थान, यानी कि ये 1 2 3 4, ठीक है, 4 ये हो गए। इन 4, ये जो 4 हैं के आधार पर परिवार क्या होते हैं, परिवारों के 2 भेद होते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। देखिए, पितृसत्तात्मक या पितृस्थानीय परिवार, ठीक है। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि पिता के आधार पर जो है परिवार होता है। तो क्या होता है कि मतलब पहला है भारतवर्ष में सामान्यता, भारतवर्ष में सामान्यता इस प्रकार के परिवार प्राय पाए जाते हैं। पितृसत्तात्मक परिवार वो होते हैं, जैसे अभी तक आप लोगों ने देखा कि अब हमारे जो कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें हमारी माताओं का नाम आने लगा है, लेकिन इससे पहले क्या होता था कि हमारी पहचान हमारे पिता के नाम से होती थी, तो हम लोग क्या होते थे, पितृसत्तात्मक वाले इंसान होते थे। लेकिन अब समय जो आ रहा है, ऐसा लगता है कि मातृसत्तात्मक भी हो जाएगा। तो ये जो है अधिकतर भारत में होता आया है, प्राय सभी सभ्य समाज में पाए जाते हैं। कुछ जनजाति समाज में भी उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए उड़ीसा की खरिया तथा मध्य प्रदेश की भील जनजाति में पितृसत्तात्मक पर हैं, ठीक है। अब आ जाता है मातृसत्तात्मक परिवार। मातृसत्तात्मक परिवार या मातृवंशी, यानी कि माता का वंश, एक तो माता के वंश से होता है, एक तो पिता के वंश से होता है, ठीक है। पिता के वंश का आपने ऊपर पढ़ लिया, माता के वंश का या मातृनामी, या यानी कि आपका किसी भी डॉक्यूमेंट्स या कार्रवाई में माता का नाम आगे आता है और पिता वंश में पिता का नाम आगे आता है, ठीक है। और कहीं पर दोनों के नाम देखने को मिलते हैं। जैसे इस समय हमारे भारत में जो है पहले पिता का था, लेकिन अब दोनों के मिल रहे हैं। लेकिन हमारा अभी कन्फर्म नहीं हुआ है कि हमारा जो मतलब भारतवर्ष में मातृसत्तात्मक परिवार आ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं मातृसत्तात्मक की, ठीक है। तो यह क्या होता है, इसमें आप लोग पढ़िए, परिवार अधिकतर इस प्रकार, परिवार अधिकतर, एक मिनट, परिवार अधिकतर इस प्रकार के परिवार ब्रह्मपुत्र के दक्षिण की खासी गारो जनजाति, केरल के नायर और दक्षिण भारत की इरुला, कादुर, पुलियानी इत्यादि जनजातियों में पाए जाते हैं। ये मातृसत्तात्मक वाले परिवार। आपसे पूछ लेगा भैया कि मातृसत्तात्मक के परिवार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और पितृसत्तात्मक के कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इसके लिए आपको उसको नोट्स करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। सदस्यों की संख्या। अब आ जाता है आपका मूल या केंद्रीय परिवार, ठीक है। परिवारों की सदस्यता के आधार पर इस प्रकार के परिवार में स्त्री या पुरुष, उनके अविवाहित बच्चे सम्मिलित होते हैं। मतलब इस प्रकार के जो परिवार होते हैं, यानी कि सदस्यों की संख्या के आधार पर जो परिवार होते हैं उनमें मूल या केंद्र परिवार होते हैं। तो इस प्रकार के परिवारों में स्त्री या पुरुष, उनके अविवाहित बच्चे सम्मिलित होते हैं। इनमें से अन्य रिश्तेदारों का अभाव होता है, इसके लिए इनका आकार छोटा होता है। इन्हें व्यक्तिगत परिवार भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा आता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार, इसमें भारत में परिवार से तात्पर्य संयुक्त परिवार से है। मतलब जो भारत में अधिकतर क्या होते हैं, संयुक्त परिवार हैं। संयुक्त परिवार से तात्पर्य ऐसे परिवार से है जिसमें कई पीढ़ी के लोग एक साथ एक छत के अंदर रहते हों, उनकी सामान्य संपत्ति, सामान्य संस्कृति एवं सामान्य निवास होता है। संयुक्त परिवार को प्राय 3 भागों में बांटा जाता है, जो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। पहला है मित्र छरा संयुक्त परिवार, ठीक है। पहला है मित्र छरा संयुक्त परिवार। बंगाल व असम को छोड़कर संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं क्या, मित्र छरा संयुक्त परिवार। इसमें
पुत्र के पिता की संपत्ति पर जन्म से अधिकार होता है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में भी है कि अगर पिता की संपत्ति हो तो उसमें पुत्र का अधिकार है, वो उसको लेगा। ठीक है, जन्म से। इसके प्रेरणा विज्ञानेश्वर हैं। दूसरा आता है हमारा दाय बंगा संयुक्त परिवार। बंगाल व असम में पाए जाते हैं। इसमें पिता की मृत्यु या उसके देने के बाद ही पुत्र का संपत्ति पर अधिकार होता है। यानी कि दाय भांग संयुक्त परिवार जो होता है, इसमें क्या होता है, अगर पिता जो है दे रहा है तब उसका होगा, या जब पिता मर जाएगा तब उसका हो जाएगा। इसके प्रेरणाता जीमूत वाहन है। अब आता है विस्तृत परिवार। विस्तृत परिवार या एक संयुक्त परिवार का भेद है, यानी कि उसी का एक ये टाइप है जिसमें मूल परिवार के अलावा पति पत्नी के रिश्तेदारों भी शामिल होते हैं। यानी कि ये संयुक्त परिवार जो होता है, मतलब विस्तृत परिवार होता है, इसमें क्या होता है कि मूल परिवार यानी कि माता पिता उनके बच्चे तो हैं ही, लेकिन पति पत्नी के जो रिश्तेदार होते हैं वो भी शामिल होते हैं। यानी कि पति पत्नी के रिश्तेदार, जैसे कि आपके पापा हैं तो उनकी सिस्टर हो गई, आपकी मम्मी है तो उनकी सिस्टर, ठीक है, उनके भी रिश्तेदार भी इसमें शामिल होते हैं। आज की परिस्थिति कुछ भिन्न है। अलग व्यक्ति अलग अलग दूर स्थान से नौकरी करते हुए भी अपने परिवार के धार्मिक क्रियाकलापों में हिस्सा बटाते हैं। इस प्रकार से उनका अपने परिवार के प्रति एक प्रकार का भावनात्मक लगाव बना रहता है, जिसके कारण भी इन्हें परिवार कहा जाता है। अब आता है विवाह के आधार पर। विवाह के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक विवाही परिवार, यानी कि एक विवाही परिवार, इसमें जो मैंने आपको भी ऊपर बात बताई थी कि जहाँ पे एक विवाह मान्य होता है, ठीक है, इसमें एक पुरुष एक स्त्री से विवाह होता है। आधुनिक सभ्य समाज में एक विवाही परिवार मुख्यतः होता है। जो सभ्य समाज होते हैं उनमें एक विवाह होता है। जैसे अपने भारत में हिंदू धर्म में ऐसा होता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 भी एक पति एक पत्नी की अनुमति देता है। ठीक है, इसको ध्यान कर लीजिए, 1955 अधिनियम जो गवर्नमेंट मानती है। अब होता है बहुविवाही परिवार। इस प्रकार के परिवार में एक पुरुष कई औरतों से विवाह कर सकता है या एक औरत कई पुरुषों से यौन संबंध रख सकती है। प्राय इस प्रकार के परिवार आदिम समाजों में पाए जाते हैं। इसके दो स्वरूप होते हैं, वो आपको हम बता देते हैं। ठीक है, एक बहुपति विवाह होता है जिसमें क्या होता है, एक पत्नी कई पति रख सकती है। ठीक है, इसके भी दो भेद होते हैं। इसमें पहला भेद है आपका भातृक बहुपति विवाही। इसमें क्या होता है, परिवार, इसमें सभी पति आपस में भाई होते हैं। नीलगिरी की टोडा, जौनसार की खस तथा मालाबार तट की नायर जनजाति में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक स्त्री होती है, वो देखिए ये जो है बहुपति विवाहों का एक भाग है। इसमें उसके दो भाग होते हैं, दो पार्ट होते हैं। उनमें से एक ये है कि भातृक, यहाँ यानी कि जो पत्नी होती है उसके जो पति होते हैं, कई पति होते हैं, वो सब आपस में भाई होते हैं और वो सब मिल बांट के मतलब एक पत्नी के साथ में रहते हैं। ठीक है, और ये टोडा, जानसौर की खस तथा मालबर तट की नायर जनजाति में पाया जाता है। ये आप लोग ध्यान कर लीजिए। एक होता है अभात्र बहुपति विवाह परिवार। इसमें कोई आवश्यक नहीं है कि सभी पति आपस में भाई हों। ठीक है, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे कि एक औरत है, इसके 3 पति हैं, तो वो किसी भी अलग अलग समुदाय के हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं, तो वो आपस में भाई नहीं होते हैं। इसको बोलते हैं, वो हो गया, वो था भातृक, यानी कि उसमें सारे भाई थे, और ये हो गया अभातृक, इसमें भाई नहीं है। ठीक है, तो ये कहाँ मिलता है, टोडा व नायन में इस प्रकार के परिवार देखने को मिलते हैं। उसके बाद में आ जाता है बहुपत्नी विवाह परिवार। बहुपत्नी विवाह परिवार, इसमें क्या होता है, इसमें एक पुरुष की अनेक पत्नियां रहती हैं। नागा, गोंड, बैगा इत्यादि जनजातियों में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है अब आपका
लिंटन ने संबंध के आधार पर परिवार के दो भेद किए हैं। ठीक है, लिंटन ने संबंध के आधार पर परिवार के दो भेद किए हैं। उसके बाद आ जाता है विवाह संबंधी परिवार, जिनमें पति पत्नी के बीच संबंध पाए जाते हैं। इनकी प्रकृति अस्थायी होती है। पढ़ लेते हैं रक्त संबंधी परिवार। रक्त संबंधी परिवार क्या होता है? इस प्रकार के परिवारों में रक्त संबंधी व्यक्ति रहते हैं तथा विवाह व धन की अपेक्षा रक्त पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। भारत में संयुक्त परिवार इस श्रेणी में है। WL गवर्नर ने परिवार के दो भागों में विभाजित किया है। जन्म मूलक परिवार, ठीक है, यह वह परिवार है जिसमें व्यक्ति पैदा होता है। बच्चों के लिए उसके माता पिता का परिवार उन्मूलक परिवार कहा जाता है। दूसरा आ जाता है आपका प्रजनन मूलक परिवार। जिस परिवार को युवतियाँ विवाह कर स्थापित करते हैं उसे प्रजनन मूलक परिवार कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरा आ जाता है, अगला आपका आ जाता है जिमरमैन ने परिवार के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है आपका नायसिटा परिवार, जब परिवार किसके अंतर्गत व्यक्तिगत स्वार्थ की तुलना में समस्त परिवार का स्वार्थ सर्वोपरि हो तो ऐसे परिवार को नास्ता का परिवार कहा जाता है। भारतीय नास्ता का परिवार कहा जाता है। भारतीय संयुक्त परिवार एवं विस्तृत परिवार नास्ता परिवार के बहुत ही उपयुक्त उदाहरण हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि क्लास लंबी होती जा रही है। अब जो है आता है अति लघु परिवार। अति लघु परिवार क्या होता है? जब परिवार के सदस्यों का अपना स्वार्थ सर्वोपरि हो तो उसे अति लघु परिवार कहा जाता है। इसमें व्यक्तिवादी परिवार भी कहा जाता है। अति लघु परिवार जो है आपको ये डबल टाइप हो गया है, बता दिया गया है। अब आपका आ गया आपका घरेलू परिवार। उपरोक्त दोनों परिवार के बीच की स्थिति, यहाँ व्यक्ति के स्वार्थ एवं परिवार के स्वार्थ एक समझौते की स्थिति होती है। उसके बाद में आ जाता है आपका पार्गेंस एवं ब्लॉक ने 2 प्रकार के परिवार की चर्चा की है। पहला है आपका संस्थागत परिवार। ठीक है, संस्थागत परिवार एक ऐसा परिवार जिसमें 2 सदस्यों का व्यवहार लोकाचारों तथा जनरीतियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसे संस्थागत परिवार भी कहा जाता है। ठीक है, अब आ जाता है सहचर्य परिवार। सहचर्य परिवार क्या होता है? दाम्पत्य स्नेह एवं एकात्मक पर आधारित परिवार को सहचर्य परिवार कहते हैं। इस प्रकार के परिवारों को मुख्यतः विशेषता विवाहित युग्म का सहचारिता जीवन बिताने की मनोकामना है। विवाहित युग्म स्थायी वैवाहिक मनोकामना विवाहित युग्म स्थायी वैवाहिक बंधनों की अपेक्षा परिवर्तनशील मैत्रीवत संबंधों में रहना अधिक पसंद करते हैं। बहुत अभी आपके रह गए हैं टॉपिक, तो मैं अब आराम से इसको बता ही देता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं है। परिवार के प्रकार हैं। जॉर्ज पीटर वोडाक, जिन्होंने 250 समाजों का अध्ययन किया है तथा परिवार को एक सार्वभौमिक संस्था कहा है। ठीक है, वोडाक परिवार के 4 कार्यों को महत्वपूर्ण मानते हैं। आर्थिक कार्य, प्रजनन संबंधी कार्य, धार्मिक और पालन पोषण का कार्य, ठीक है, और शैक्षणिक कार्य। अगला आ जाता है आपका आर्गबन तथा निमकॉफ ने परिवारों के निम्नलिखित कार्यों का उल्लेख किया है। पहला है आपका स्नेह, मतलब स्नेह आपका हो गया, स्नेह हो गया, प्रेम संबंधी कार्य हो गए, आर्थिक कार्य हो गए, मनोरंजन संबंधी कार्य हो गए जो आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, पालन पोषण अथवा रक्षा संबंधी कार्य, धार्मिक कार्य, शिक्षा संबंधी कार्य। ठीक है, अब आ जाता है रीक। परिवार के कार्यों को 4 भागों में बांटते हैं। पहला है वंशवृद्धि, दूसरा है सामाजिकरण, ठीक है, तीसरा है यौन आवश्यकताओं की पूर्ति और नियंत्रण, आर्थिक कार्य। देखिए ये ऐसे शब्द हैं जो आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे, कोई जटिलता, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। समान रूप से हम परिवार के कार्यों की विवेचना निम्नलिखित रूप में करते हैं। ठीक है, और अब आ जाता है परिवार के जैविकीय प्रकार्य, यौन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति, संतानोत्पत्ति के कार्य, प्रजाति का विकास, परिवार के शारीरिक सुरक्षा के कार्य। ठीक है, यह जाता है परिवार के शारीरिक सुरक्षा के कार्य, भोजन, निवास एवं वस्त्र की व्यवस्था, बच्चों का पालन पोषण, सदस्यों की रक्षा,
परिवार के वैज्ञानिक प्रकार परिवार के वैज्ञानिक प्रकार क्या हैं? श्रम विभाजन, आय प्रबंधन, संपत्ति का प्रबंधन, उत्तराधिकार। ठीक है, अब आ जाता है परिवार के सामाजिक प्रकार। ठीक है, पहला है परिवार के सदस्यों को एक निश्चित स्थिति प्रदान करना। परिवार के सदस्यों का समाजीकरण करता है। परिवार मानव सभ्यता को पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ओर पहुंचाता है। परिवार के सदस्यों का आवश्यक नियंत्रण रखता है। परिवार सदस्यों को भविष्य के निर्णय लेने में सहायता देता है। परिवार के शैक्षणिक कार्य आ जाते हैं इसमें। ठीक है, और परिवार के सांस्कृतिक कार्य आ जाते हैं। परिवार के राजनीतिक कार्य, परिवार के धार्मिक कार्य, परिवार के मनोरंजन वाले कार्य, और परिवार के महत्वपूर्ण स्वरूप क्या हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। अब आ जाता है उभयवाही परिवार। उभयवाही परिवार, जिस परिवार में संतान का माता पिता दोनों के संबंधियों के साथ समान रूप से संबंध होता है, उभयवाही परिवार कहलाता है। जैसे एक व्यक्ति अपने दादा दादी नाना नानी से समान रूप से संबंधित होता है। अगला आ जाता है सम्मिश्रण परिवार। ठीक है, दो या दो अधिक मूल परिवारों से निर्मित एक ऐसा परिवार जिसका निवास स्थान एक ही हो, एकल रूप होता है, सम्मिश्रित परिवार कहलाता है। इसमें विस्तृत परिवार अथवा बहुपत्नीय एवं बहुपतीय परिवार शामिल होते हैं, या यौगिक परिवार से मिलता जुलता परिवार होता है। ठीक है, अब आ जाता है यौगिक परिवार। यौगिक परिवार क्या होता है? बहुविवाह के आधार पर बने परिवार को यौगिक परिवार कहा जाता है। इसमें दो या दो से अधिक केंद्रीय मूल परिवार किसी एक समान निवास स्थान के साथ साथ रहते हैं, या परिवार साझा पति या पत्नी के द्वारा जुड़ा होता है। बहुधा बहुपत्नी विवाह की प्रणाली में जोड़ने वाला या एक व्यक्ति पति होता है। अब आ जाता है दाम्पत्य या दाम्पत्य मूलक परिवार। ठीक है, दाम्पत्य या दाम्पत्य मूलक परिवार ऐसा परिवार जिसमें रक्त संबंधों की अपेक्षा पति पत्नी के संबंधों को अधिक महत्व एवं प्राथमिकता दी जाती है, दाम्पत्य मूलक परिवार के नाम से जाना जाता है। विवाह के आधार पर निर्मित इस प्रकार के परिवार की रचना पति पत्नी तथा उनकी अविवाहित अविच्छेदित संतानों द्वारा होती है। यदि इनके साथ अन्य संबंधी दाम्पत्य माता पिता या भाई बहन आदि भी रहते हैं तो उनकी स्थिति महत्वहीन होती है। ऐसे परिवार में पति पत्नी एवं बच्चे के संबंध प्रकार्यात्मक रूप में प्राथमिक होते हैं तथा अन्य व्यक्ति उनके मात्रा सहयोगी या गौण होते हैं। इसे लघु या जैविक परिवार भी कहा जाता है। अब आ जाता है आपका द्विस्थानीय परिवार। ऐसे परिवार जिसमें विवाहोपरांत पति पत्नी एक साथ नहीं रहते हैं, मतलब द्विस्थानीय। ऐसे परिवार जिसमें शादी होने के बाद भी पति पत्नी अलग रहते हैं, अपितु वे अलग उन्हीं परिवारों में रहते हैं जिनमें उनका जन्म हुआ है। यानी कि आप पति पत्नी जो है एक ही परिवार में रहते हैं, लेकिन वो अलग रहते हैं, वो एक दूसरे से मतलब बात नहीं करते हैं, अलग रहते हैं जो है। और लक्षद्वीप व केरल कुछ भागों में यह परिवार देखने को मिलता है। ऐसे परिवार में पति केवल रात बिताने के लिए अपनी पति के घर जाता है, किंतु दिन में जीविकोपार्जन करने के लिए पुनः अपने जन्म के परिवार में लौट आता है। यानी कि वो लोग क्या करते हैं, शादी तो उनकी होती है, ठीक है, लेकिन पति अपने घर रहता है और पत्नी अपने घर रहती है। ये केवल रात में इनके यहाँ जाता है, ठीक है, रात बिताने के लिए। उसके बाद में आपका आ जाता है उभय स्थानिक जो है विस्तारित परिवार। जब विवाह के पश्चात पुत्र अथवा पुत्री अपने मूल परिवार में रहते हैं तब इस प्रकार के उभय स्थानिक परिवार का जन्म होता है। इस प्रकार के बंधन सूत्र पिता तथा पुत्री अथवा माँ और पुत्री के बीच होता है। तो भैया मतलब बहुत ही हमने खींचा है, तब जाके 1 घंटे में आपका वीडियो कंप्लीट हुआ है, ठीक है। देखिए वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ऑलरेडी बता चुका हूँ, और ये आपको जो है टेलीग्राम लिंक पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा 359 रुपये के आपके मतलब चार्ज में। और ये वीडियो आप जो है देख के अपना पीडीएफ पढ़ सकते हैं, आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। परिवार में इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चलते हैं, अगली वीडियो मिलेंगे।